बी वाला। ओके, लेट्स सी। तो उसने पूछा था कि कौन सा ऐसा चेंज है जो कि मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द प्रोटीन कोडेड, यानी कि जीन से, जैसे डीएनए से अगर प्रोटीन बन रहा है तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि प्रोटीन के बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मोस्ट लाइकली टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमआरएनए के अंदर एमआरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन बनाने के लिए, और एमआरएनए का एक्सॉन एंट्रॉन दो पार्ट्स होता है। एंट्रॉन नॉन फंक्शनल होता है, तो स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस जिसके ज़रिए इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो वो मेच्योर एमआरएनए बन जाता है। तो और ये एक्सॉन वाला एमआरएनए जो है ये आपके पास प्रोटीन बनाता है। अब ऑफ कोर्स अगर कोई डिलीशन आ जाती है एक्सॉन में तो यही कॉज हो सकती है मोस्ट लाइकली कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर उसको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन डायरेक्टली कौन बना रहा है, एमआरएनए बना रहा है, और एमआरएनए किससे बना हुआ है, एक्सॉन से, जो कि फंक्शनल पार्ट होता है उसका। तो सही जवाब है आपके पास ऑप्शन बी। डिलीशन किसे कहते हैं, डिलीशन कहते हैं कोई चीज़ एब्सेंट होना या डिलीट से डिलीशन निकला है। ठीक है, अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो सब्सटीट्यूशन इन इंट्रॉन, इंट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इंट्रॉन आपके पास नॉन फंक्शनल पार्ट है, उसको तो आप स्प्लाइसिंग से रिमूव कर देंगे। म्यूटेशन इन प्रोमोटर, प्रोमोटर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। सही है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, बट इसका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन में कोई काम नहीं होगा। सही है, क्योंकि इसने बोला है कि प्रोटीन कोडेड बाय जीन विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आपके पास एमआरएनए किस तरह से अफेक्ट कर रहा है प्रोटीन फॉर्मेशन को। मिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन का मतलब क्या है, मिथाइलेशन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ मीथेन। तो हिस्टोन के अंदर मीथेन का ऐड होना मिथाइलेशन कहलाता है, जो कि आपके पास डीएनए फॉर्मेशन या फिर क्रोमोसोम फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करता है। स्प्लाइसिंग के अंदर अगर एरर हो जाता है नॉन कोडिंग आरएनए में तो वो प्रोटीन को नहीं इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि स्प्लाइसिंग तो इंट्रॉन का रिमूवल है। सही है, तो इसका यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए मोस्ट लाइकली टू इफ़ेक्ट के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया। इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ हेट्रोजाइगस कैरियर फीमेल, आपके पास मदर कैसी हैं, हेट्रोजाइगस है और कैरियर है। ठीक है, और फादर है आपके पास फादर अफेक्टेड है, मदर कैरियर है। फॉर एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, आपको बताना है कि रिसेसिव डिसऑर्डर विल बी अफेक्टेड मेल्स, यानी कि जो प्रोजनी है उसके अंदर सन्स जो होंगे वो कितने परसेंट अफेक्टेड होंगे। 100%। ओके, 100%। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है। मदर का आपने यहाँ पे जीनोटाइप लिख लेना है, मदर XX होती है, फादर XY होता है। मदर कैसी है, हेट्रोजाइगस, कैरियर फीमेल है। ठीक है, कैरियर का मतलब यहाँ पे आपके पास यानी कि हमें, हाँ हमें पता है कि कैरियर का मतलब क्या है। मदर कैरियर कब होती है, जब आपके पास कोई भी जीन जो है वो रिसेसिव होता है, क्योंकि अगर डोमिनेंट होता तो मदर के अंदर भी मदर भी अफेक्टेड होती। अब फादर के अंदर होता ही एक एक्स है, तो वो फादर तो अफेक्टेड मेल्स होते ही हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में भी, तो ये यहाँ पे अफेक्टेड फादर है। अगर आप इनको क्रॉस करवाएंगे तो आप इसको पनेट स्क्वायर से क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये डॉटर है, ठीक है, और ये कैरियर है, ये भी डॉटर है और ये अफेक्टेड डॉटर है। ये सन है जो कि नॉर्मल सन है, और ये सन जो है वो अफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या चांसेस होंगे, 100% तो सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सन अफेक्टेड नहीं है। अब आपके पास टोटल प्रोजनी 100 है, अफेक्टेड मेल्स कितने हैं यहाँ पे, एक है ना, तो एक कितना परसेंट है, ये 25% है। ओके,
सही है। हाँ, अगर 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 ये आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकता था, अगर आपसे पूछता कि सन जो है प्रोजनी के अंदर कितना सन की परसेंटेज अफेक्टेड होगी, तो उस केस में आप क्या करते? उस केस में आप टोटल लेते 100% ऑफ सन, सही है, और सन आपके पास दो ही जो है वो चाइल्ड सन होंगे, तो आप 100% ऑफ सन लेते और उसमें देखो एक सन अफेक्टेड है तो यहाँ पे 50% आ जाता। लेकिन जब आप टोटल प्रोजनी में देखोगे तो ये एक 25% होगा, ठीक है। बेसिकली एक चाइल्ड इज इक्वल टू 25%, ठीक है। ये बात समझ आ गई? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स। ऑब्जर्वेबल का मतलब है जो आपको नज़र आए, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप। एग्जैक्टली, तो फिनोटाइप बेसिकली ऑर्गेनिज्म के ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म आपको नज़र आ रहा है, उसका जो फिज़िकल फीचर्स है, उसका फिनोटाइप वो आपको बताता है, इसीलिए वो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हो गए। जीनोटाइप जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। आप जब तक टेस्ट क्रॉस नहीं निकालते आपको नहीं पता। एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल टॉल है तो आपको नहीं पता कि वो होमोजाइगस टॉल है या तो वो हेट्रोजाइगस टॉल है, ये उसका जीनोटाइप है, आप नहीं बता सकते। हाँ, टॉल फिनोटाइप है उसका, तो यू नो दैट, सही है। फिर है क्वेश्चन 14, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज़ इनहेरिटेड। ये हमने लेक्चर में पॉइंट नहीं कवर किया था, इसीलिए ओके, गिव इट अ ट्राई। आप पहले करके देखो, बट इसके पीछे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बोथ पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, ऑफ कोर्स बोथ पेरेंट्स ही जवाब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो हमेशा जो बच्चे हैं, जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मदर से आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो मैटरनल साइड से आता है, कभी भी पैटर्नल साइड से नहीं आता। ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप देखो तो स्पर्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म से भी तो आएगा, फादर साइड से भी तो आएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ओवम के अंदर ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है, तो ये हेड है स्पर्म का और ये टेल है और ये नेक है, ठीक है। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब जैसे ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है इस ओवम के अंदर, तो इसका ये जो टेल है यहाँ से ये हट जाती है सिर्फ, और ये वाला पार्ट ओवम के अंदर जा पाता है और यहाँ से आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है, ज़ायगोट बनता है। ये जो चीज़ है ये ओवम के अंदर नहीं जा पाती। ये समझ लीजिए इसका कोई अब काम नहीं है, ये वेस्ट हो गया ना अब। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो टेल में प्रेजेंट होता है, सही है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कभी भी फादर साइड से प्रोजेनी में इनहेरिट नहीं हो सकता। इसीलिए सही जवाब क्या होगा? Only from mother. Is that clear? Question 15 है हमारे पास, what happens during transcription? Transcription में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए जो है वो आरएनए बनाता है, ठीक है। इसलिए सी जवाब जो है वो सही है। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, इन अ पॉपुलेशन विथ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये भी हमने नहीं पढ़ा था, तो खैर अभी ये इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं आईएमएट के पास पेपर्स में, तो इसीलिए हार्डी वेनबर्ग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है, एक हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसी की पॉपुलेशन है। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करो तो अगर एक जीन है, कोई भी जीन, मैंने एक्स जीन का एग्जांपल ले लिया, मैंने आप कोई भी जीन, हाइट का जीन ले लो, कलर जीन, कोई भी जीन आप ले लो, वो जीन कितना उस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, कितना वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है एक पॉपुलेशन में, उसको आप उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे।
जी मैम। तो अगर आपको फाइंड करना है कि कितना वो जीन कॉमन है एक किसी भी पॉपुलेशन में, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जीन इन ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है। अब ये कैसे फाइंड करें? इसके लिए हमारे पास एक बायोलॉजिस्ट हार्डी वेनबर्ग, उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसको आप हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। उन्होंने उनकी इक्वेशन थी पी स्क्वायर, बेसिकली p प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उन्होंने 1 पुट किया, और 1 जो है वो टोटल जीन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे हम टोटल जनरली क्या लेते हैं, 100 लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैथ्स के अंदर सिंपल फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर को जब आप ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हाँ, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ओपन करता है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा ही है। अब यहाँ पे ये पी क्यू स्क्वायर ये है क्या? देखो p क्या है, p आपके पास है डोमिनेंट, कोई भी डोमिनेंट जीन जिसकी आप फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो आप p लेंगे। ठीक है, अगर वो नोन है तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, जितना भी उसका परसेंटेज आ रही है। अगर वो अननोन है तो वहाँ पे आप p पुट कर देंगे और बाकी 2 वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस डोमिनेंट। p क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, q किसको डिनोट कर रहा है? q है रिसेसिव के लिए। रिसेसिव कैसा? होमोजाइगस। एंड pq स्टैंड्स फॉर, अब देखो यहाँ पे दोनों आ गए तो ये क्या हो गई कंडीशन? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गई। सही है। अब यहाँ पे हमें उसने क्या बोला, अब ये आपको टॉपिक समझ आ गया, ये थी हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। फर्स्ट लेट मी नो इफ दिस इज क्लियर। जी मैम। ठीक है, अब उसने हमें क्या बोला, उसने बोला है कि एक पॉपुलेशन के अंदर आपने बताना है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इस्तेमाल करके, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, अब ये कैपिटल ए है, यानी कि ये क्या हुआ, ये डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट। तो ये यानी कि p है, p की वैल्यू है समझ आ रही है बात? डोमिनेंट है ना, आपने अभी बोला डोमिनेंट है, तो आप यहाँ पे p की वैल्यू की जगह पे 0.7 पुट करेंगे, क्योंकि इसने बोला कि ए एलील की फ्रीक्वेंसी जो कि डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7 है। सही है। जी। तो आपके पास p जो है वो 0.7 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि किसकी? आपको 2pq फाइंड करना है, राइट? यानी कि आपको हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले क्या करेंगे आप, आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1, ये मैंने आपको बता दिया। देखो उसने हमें p दिया है, p कितना है हमारे पास? 0.7 है। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं q कितना है, तो आप टोटल में से 0.7 माइनस कर देंगे तो आपके पास q मिल जाएगा। जी मैम। सिंपल मैथ्स है ना, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 0.3। ये 0.3 क्या है? ये q है। ठीक है मैम, स्क्वायर क्यों नहीं पुट किया? p स्क्वायर q। देखो इससे सिंपल हमसे कहा कि a जो, यानी कि p a एक ही बात है, बेसिकली ये लेटर्स हैं डिफरेंट। आप यहाँ पे ये इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख लो, मतलब आप लेटर स्क्वायर पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट p लिखा है। p उसने कितना दिया? 0.7 दिया। मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने इक्वेशन का भी यूज़ ही नहीं किया। अभी जस्ट उसने जो लिखा था 0.7 वो है। q मैंने फाइंड कर लिया, 0.3 आया। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है हेट्रोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कैसे फाइंड करते हैं? 2pq इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कंडीशन। सिंपल है, आपको ये इक्वेशन और भी आसान हो गया आपके लिए।
सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे, आप पी की वैल्यू पुट करें 0.7, आप क्यू पुट करें 0.3, इनको मल्टीप्लाई करवा आपके पास हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 0.42 ये से मल्टीप्लाई होगा 0.14 हो जाए 14 हो जाएगा, 14 को इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 0.42 समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर? क्वेश्चन 17 है हमारे पास, अ नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस ओके, एक तरीके की म्यूटेशन होती है, नॉन सेंस म्यूटेशन उसे कहते हैं। क्या होता है, आपके पास जो कोडॉन होता है वो कोडॉन के अंदर जो स्टॉप कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, यानी कि अब इस ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा कौन? तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 3 तरीके के मेन स्टॉप कोडॉन्स होता है। जैसे एक स्टॉप कोडॉन यहाँ पे लग जाएगा तो यहाँ पे कोई और नया अमाइनो एसिड नहीं लगेगा। बेसिकली स्टॉप कोडॉन एक तरीके का सिग्नल होता है कि भाई अब इतना लंबा प्रोटीन सही है। लेकिन एक हमारे पास म्यूटेशन होती है जिसे नॉन सेंस म्यूटेशन कहा जाता है। ये म्यूटेशन में क्या होता है, एक प्री स्टॉप कोडॉन लग जाता है, यानी कि गलती से, यानी कि म्यूटेशन की वजह से एक यहाँ पे स्टॉप कोडॉन लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन कंप्लीट नहीं बन पाया, प्री स्टॉप कोडॉन लग गया। प्री का मतलब क्या है, पहले जितनी लंबी चेन बननी थी उतनी नहीं बनी, पहले ही स्टॉप कोडॉन लग गया, और वो म्यूटेशन से हुआ है, नॉर्मल चीज़ नहीं है, तो इसलिए इसको नॉन सेंस म्यूटेशन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो प्रोटीन की चेन लंबी जितनी भी लेंथ बननी थी वो पहले ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन रुक गई। इसकी नॉन सेंस म्यूटेशन की रिजल्ट में आपके पास छोटे प्रोटीन्स बने, ये आपके काम की नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना आपके पास, ठीक है। और ये डिजीज़ कॉज करने वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सही है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखें, नॉन सेंस म्यूटेशन लीड्स टू, क्या चीज़ होती है इससे? एग्जैक्टली तो आपके पास स्टॉप कोडॉन जो है वो नॉन सेंस म्यूटेशन के अंदर जो स्टॉप कोडॉन है वो पहले लग जाता है, जिसकी रिजल्ट में बहुत शॉर्ट प्रोटीन्स बनता है जो नॉन फंक्शन होता है, हमारे काम के नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन 18 है हमारे पास, द एंटी कोडॉन इज़ फाउंड ऑन। एंटी कोडॉन कहाँ पे मिलता है? आसान सा सवाल है, टीआरएनए पे। क्वेश्चन 19 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन किसे कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जीन्स हैं आपके पास, उनको रेगुलेट किया जाता है हर सेल में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल पेनक्रियास का सेल है, मैंने यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ले लिया, ये सेल्स कौन से होते हैं? जो कि इंसुलिन बनाते हैं। इन सेल्स के अंदर इंसुलिन का जीन जो है वो एक्टिवेटेड होगा, टर्न ऑन होगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल स्टमक में देखूँ तो वहाँ पे जीन तो प्रेजेंट होगा इंसुलिन प्रोडक्शन वाला, लेकिन वहाँ पे टर्न ऑफ होगा वो जीन। ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं जीन रेगुलेशन से। तो इनमें से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो कि जीन रेगुलेशन में नहीं काम आता? देखें, प्रोमोटर एक्टिविटी जो है ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करती है, और प्रोमोटर एक्टिविटी जीन रेगुलेशन में रोल प्ले करती है। इनहेंसर एलिमेंट्स ये भी आपके पास डीएनए रेगुलेशन में काम आता है, तो ये भी यहाँ पे सही जवाब है। डीएनए मिथाइलेशन भी सही है, जीन रेगुलेशन में इसका भी काम होता है। आरएनए ट्रांसफरेंस भी ओके है। टीलोमरेज एक्टिवेशन यहाँ पे सही जवाब नहीं है, क्योंकि इसका जीन रेगुलेशन से काम नहीं होता। टीलोमरेज अगर आपको याद है तो क्रोमोसोम का ये जो एंड्स होते हैं इनको टीलोमर्स कहा जाता है, रिमेंबर? आपने सुना होगा कि टीलोमर जो है वो जैसे जैसे एक क्रोमोसोम की डिवीज़न होती है सेल की, तो क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो छोटी होती जाती है, क्योंकि टीलोमर जो है वो इसकी शॉर्टनिंग होती जाती है विथ टाइम, और इसी को हम एजिंग कहते हैं, ठीक है। और आजकल ऐसी टेक्निक्स पे काम हो रहा है जिससे हम एंटी एजिंग टेक्निक्स पे काम हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि टीलोमर जो है इसकी लाइफ को बढ़ाया जा रहा है,
ठीक है, क्योंकि बेसिकली एजिंग क्या होती है कि जब क्रोमोसोम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एजिंग से। जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा, जितना वो पुराना होता जाएगा उतना ही टीलोमर जो है वो शॉर्ट होता जाएगा। एक टाइम पे आके आपका जो टीलोमर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इसीलिए आपकी बॉडी के अंदर ओल्ड एज में नए सेल्स नहीं बनते, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल फुल ऑफ रिंकल्स वगैरह हर चीज़ पड़ जाती है, क्योंकि सेल्स पुराने होना शुरू हो जाता है और नया सेल बनना बंद हो जाता है। तो टीलोमरेज एक्टिवेशन जो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, उसकी एजिंग से रिलेटेड है। और टीलोमर का काम एक और चीज़ पे होती है, ये प्रोडक्शन भी करता है क्रोमोसोम की। नेक्स्ट आपके पास आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पॉलीजेनिक इन ट्रेट। पॉलीजेनिक किसको बोलते हैं? एक ऐसा जीन जो कि डिफरेंट जीन से कंट्रोल किया जाए वो पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है। जैसे कि हाइट का जीन जो है उसके लिए कोई एक, हाइट का जो कैरेक्टर है उसके लिए कोई एक जीन नहीं है, ठीक है। कलर, आई कलर हो गया, स्किन कलर, इसके लिए कोई एक जीन नहीं है, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स काम करें, तो ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, ठीक है। और हाइट के लिए ना सिर्फ जीन्स बल्कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट कर रहे होता है, आपका डाइट भी इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। मेलानिन प्रोडक्शन, आपका स्किन कलर कैसा होगा उसके अंदर कुछ 10-20% इन्वायरमेंट का भी फैक्टर होता है। आप जितना सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होगा उतना ही मेलानिन प्रोडक्शन बॉडी में ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के ट्रेट्स को हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं, कि जो एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल्ड हो। हाँ, तो क्या सही C1 आपका हो गया। ऑप्शन? C ओके, गुड। तो एक ऐसा जीन जो कि इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है, डोमिनेट होता है मल्टीपल जीन से। सो हमारा जेनेटिक चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमने MCQ लेक्चर दोनों